स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है हम देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन उसको एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल्स देंगे। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स देखेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड देखेंगे कि एक ग्रुप में और पीरियड के अंदर इसके अंदर कौन कौन से वेरिएशंस आते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है इसको समझने के लिए यहाँ पे मेरे पास है कोई एटम, किसी एक एलिमेंट यानी हाइड्रोजन का एक एटम है मेरे पास। हाइड्रोजन का नहीं, सोडियम का ले रहा हूँ। अच्छा जी, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर 11। इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और इसके लास्ट शेल में, तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस वैलेंस शेल, ये जो इसका वैलेंस शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, मैं इस शेल से इस इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाह रहा हूं, यहां से रिमूव करना चाह रहा हूं। लेकिन इसको रिमूव करने के लिए मुझे इसको एनर्जी देना पड़ेगा, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, एनर्जी दूंगा इसको, एनर्जी। और एनर्जी देने के बाद मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। अब मुझे एनर्जी क्यों देना पड़ रहा है, देखें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन होते हैं ना, तो अब ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को नहीं बल्कि सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से छीनना चाह रहा हूं, छीन के निकालना चाह रहा हूं यहां से। तो मुझे जाहिर है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वो एनर्जी जो किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार होती है, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, ये दरकार होती है एनर्जी किस लिए, टू रिमूव, क्या रिमूव करना है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। कहाँ से, देखें, ये एक मेरे पास एटम है, ये इसका वैलेंस शेल है, इसके वैलेंस शेल से टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, वैलेंस शेल of an isolated gaseous atom, isolated gaseous atom। मुझे एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा जी, अब आयोनाइजेशन एनर्जी के एग्जांपल्स मेरे पास है। सोडियम, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालूंगा तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, तो सोडियम आयन बन जाएगा। एटॉमिक नंबर 11। अब कितने, एक इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहाँ से निकाल लिया, ये वाला। अब इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन जो मैंने निकाल लिया था वो ये है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे आसानी से नहीं निकाला गया, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दी गई। इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जो कि सोडियम के लिए ये एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो +496 किलो जॉल पर मोल के इक्वल होता है। इसी तरह से मेरे पास है एक एग्जांपल, तो ये है। दूसरे एग्जांपल में मेरे पास है मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या करना है, इसके वैलेंस शेल से ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। अब यहाँ जहाँ वैलेंस शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उनको बारी बारी रिमूव किया जाता है, एक ही वक्त में रिमूव नहीं किया जा सकता। तो क्या करूँगा मैं यहाँ से, इस वक्त फिल वक्त मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 12, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वो जो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया है वो ये है। अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे इसके 2 आयोनाइजेशन एनर्जी हैं, तो इस आयोनाइजेशन को हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसका कितना होता है, मैग्नीशियम का 738 किलो जॉल पर मोल। अच्छा जी, तो ये मैग्नीशियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है कि मैंने इसी मैग्नीशियम आयन से अब इस इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करना है। मैग्नीशियम आयन है, एटॉमिक नंबर 12, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करना है। इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। एटॉमिक नंबर 12, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी मैंने ये रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इसको हम कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसका काफ़ी ज़्यादा है। कितना है, 1451 1451 किलो जॉल पर मोल। अच्छा जी, अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, तो उसको हम कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से इतना क्यों हाई है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी +738 किलो जॉल पर मोल है, जबकि सेकंड आयोनाइजेशन +1451 किलो जॉल पर मोल है। इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, इस डिफरेंस की वजह यह है कि जब हम किसी भी गैस, किसी भी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा हो जाने की वजह से फिर उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है बाकी मादा इलेक्ट्रॉनों को मजीद अपनी तरफ करीब खींच लेगा। तो एटम का साइज जिस कदर छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उस कदर मुश्किल होता जाएगा। इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से बहुत हाई होता है। उसकी वजह क्या है, बिकॉज द साइज ऑफ अ केटाइन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। इस केटाइन का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है और स्मॉलर साइज केटाइन से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यही वजह है कि मैग्नीशियम का जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स। आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स जो है किलो जॉल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स किलो जॉल पर मोल। अब हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड। आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल, ये इसके यूनिट्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। नंबर 1 हम देखेंगे कि वेरिएशन इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर इसमें क्या वेरिएशंस आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में। वेरिएशंस इन अ
ग्रुप एक ग्रुप में जब हम चलते हैं तो क्या क्या वेरिएशंस आते हैं। अच्छा जी, अब इस ग्रुप में देखने से पहले कोई एक और चीज देखते हैं जरा। अच्छा जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कौन से फैक्टर के ऊपर है, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स दैट इफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। तीन फैक्टर हैं। नंबर वन, एटॉमिक साइज। एटम का जो साइज होता है, एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन एनर्जी को काफी इफेक्ट करता है। नंबर टू, सेकंड फैक्टर जो है वो शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट, इसको हम देखेंगे शील्डिंग इफेक्ट क्या है। उसके बाद नंबर थ्री न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज इन चीजों को हमने अब डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नंबर वन, एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज को हम देखें तो एटम का अगर साइज जो है, साइज अगर बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लार्जर दी लार्जर द साइज ऑफ एलिमेंट, साइज लार्ज है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। लार्जर द साइज ऑफ एलिमेंट, लोअर विल बी इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। सॉरी, मैं गलत बोल गया था। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, अगर साइज जो है वो छोटा है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, साइज बड़ा है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और इसी तरह से शील्डिंग इफेक्ट है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, देखें, फर्ज करते हैं यहाँ पे मेरे पास है कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। अच्छा जी, और इस न्यूक्लियस में यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। अब न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कॉलम्स लॉ के मुताबिक अपोजिटली चार्ज स्पीशीज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस हमेशा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा जी, अब होगा क्या, लेकिन सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब फर्ज करते हैं न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इनके ऊपर सिमिलर चार्ज है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब फर्ज करते हैं न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन दरमियान में मौजूद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम क्यों कर रहा है, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊपर सिमिलर चार्ज है, सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अच्छा जी, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मजीद हम बढ़ा दें तो फिर ये रिपेल्सिव फोर्सेस मजीद बढ़ जाते हैं, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस मजीद कम हो जाते हैं न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान, और रिपेल्सिव फोर्सेस मजीद बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन है ये इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि न्यूक्लियस जो है ये इसको अपनी तरफ है अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये रिपेल करेंगे इसको बाहर, तो फिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना आसान हो जाएगा। जब यहाँ से इसको रिमूव करना आसान हो जाएगा तो फिर शील्डिंग इफेक्ट तो चूंकि बढ़ रही है, और शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाता है तो हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज व्हेन
shielding effect increases, when shielding effect increases, जब shielding effect जो है वो इंक्रीज करती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करता है। उसके बाद है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है, फर्ज करते हैं मेरे पास है यहाँ पे जो है बेरी सॉरी लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम है 4, बोरान 5 और उसके बाद है कार्बन 6। अब इनके ऊपर गौर करें तो इसमें जो एटॉमिक नंबर है इसका 3 है, इसमें 3 प्रोटॉन है, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 4 है, इसके न्यूक्लियस में 5 है, इसमें 6 है। तो क्या हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये जो है ये 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है दरअसल ये एटम का न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो जब एटम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो एटम का साइज हमेशा छोटा होता जाता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस जो है जितना ज्यादा पावरफुल हो उतना ही वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ जो है वो ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करता है। जैसे ये एक आपके सामने एक एलिमेंट है। अब अगर इसके न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर जो पावर है फर्ज करते हैं इसका न्यूक्लियर पावर जो है वो इसमें 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम एक और एलिमेंट देखें फर्ज करते हैं उसमें 13 प्रोटॉन हो तो वो 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉनों को जब अट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर है उनका जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर पावर जो 13 प्रोटॉन का होता है वो 12 प्रोटॉन वाले से ज्यादा होता है। इसलिए जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाती है तो एटम का साइज छोटा हो जाता है और एटम का साइज जब छोटा हो जाता है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई हो जाती है। छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स का या छोटे साइज के एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज होता है वो छोटे साइज के एलिमेंट का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। अच्छा जी, हायर दी न्यूक्लियर चार्ज अगर हाई है न्यूक्लियर चार्ज तो क्या होगा, ग्रेटर विल बी इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हाई होगी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। यानी जब हम एक ग्रुप में जाएंगे टॉप टू बॉटम तो देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। इसी तरह से एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले है वेरिएशंस अलोंग अ ग्रुप। अच्छा जी, एक ग्रुप के एलिमेंट फर्ज करें मैं पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो लिख रहा हूं आपके सामने। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 और हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, लिथियम 3, सोडियम 11 और उसके बाद है पोटाशियम जो है 19 और रुबिडियम 37, सीजियम 55 और फ्रांशियम जो है वो 87 है। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे देखें इस ग्रुप के अंदर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका न्यूक्लियस है पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम एटॉमिक नंबर जो है इसका 3 है, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से एक चीज वाजे है कि जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एटम का जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। क्यों साइज इंक्रीज कर रहा है, देखें यहाँ पे 1 शेल है,
इसमें 2 शेल्स हैं, इसमें 3 शेल्स हैं, 3 शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से सो ऑन हम पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम पे आएंगे। तो एक एक पीरियड में जब हम डाउन की तरफ ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे और पीरियड चेंज होता जाएगा, तो जो शेल्स की तादाद है वो भी उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे इसमें इसके 4 शेल्स होंगे, इसी तरह से इसके 5 शेल्स होंगे, इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे इन सब के 6 शेल्स होंगे, इसी तरह से इन सब के 7 शेल्स होंगे। तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ जाएंगे तो एटम का साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो फिर क्या होगा, एटम का जब साइज इंक्रीज करेगा तो असल में तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का सबब है, आयोनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीज करने का सबब है। तो देखें यहाँ पे साइज छोटा है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे बनिस्बत ऊपर वाले एलिमेंट के यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इसी तरह से इसमें मजीद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो रहा है। तो इसलिए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता जाता है। तो क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ionization energy decreases down the group, डाउन दी ग्रुप। एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। उसके लिए रीजन क्या है, क्या वजह है? रीजन ये है कि जब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो नए शेल्स ऐड हो रहे हैं, नए शेल्स ऐड हो रहे हैं, शेल्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। अच्छा जी, न्यू शेल्स आर एडेड, न्यू शेल्स आर एडेड। पहली बात कि नए शेल्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो साइज जाहिर है इंक्रीज करेगा। नंबर 2 और क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक और फैक्टर भी आ रहा है। क्या फैक्टर है कि डाउन दी ग्रुप जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे इनर शेल्स में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट है ही नहीं, जीरो है। यहाँ पे क्या है, इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं लेकिन इनर शेल एक है, तो शील्डिंग इफेक्ट है सही, लेकिन उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट है। अगर डाउन दी ग्रुप हम आ रहे हैं तो यहाँ पे इनर शेल्स में इजाफा हो रहा है, यहाँ पे 2 इनर शेल्स हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी काफी ज्यादा है, तो इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है इनका काफी ज्यादा है। सो ऑन जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इनर शेल्स की तादाद में इजाफा होता जाएगा और इनर इलेक्ट्रॉनों की तादाद में इजाफा होती चली जाती है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करेगा। शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती चली जाती है। अच्छा जी, शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप, डाउन दी ग्रुप। शील्डिंग इफेक्ट जो है ग्रुप में नीचे की तरफ है इंक्रीज कर रहा है। नंबर 3, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बेशक इंक्रीज कर रहा है, लेकिन चूंकि साइज जो है वो बड़ा फर्क कर रहा है। तो नंबर 3 जो है साइज, जो है साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज, साइज ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। साइज जो है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता जाएगा तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है। ड्यू टू अबव रीजंस, ड्यू टू अबव रीजंस आयोनाइजेशन एनर्जी decreases down the, decreases down the group, down the group। above reasons की वजह से
आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लिथियम और सीजियम के आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं। तो इस ग्रुप में जो मेटल्स हैं लिथियम से स्टार्ट है और सीजियम तक फ्रांशियम चूंकि अनस्टेबल है, तो लिथियम और सीजियम का अगर हम मवाजना करें, कंपैरिजन करें, तो सीजियम जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी है। इस ग्रुप के जो मेटल हैं, मेटल में से सबसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम की है। और यहाँ पे जो सबसे मेटल्स में से जो सबसे हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, मैं सिर्फ इस ग्रुप के एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो इस ग्रुप के एलिमेंट में से जो इस ग्रुप के भी मेटल्स की बात कर रहा हूं, तो इस ग्रुप के मेटल्स में से लिथियम जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई है और सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। और नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिएशन इन अ पीरियड। अच्छा जी, अब देखेंगे कि एक पीरियड में क्या क्या वेरिएशंस आते हैं। तो पीरियड में हमेशा हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, मेरे पास है लिथियम दूसरे पीरियड के एलिमेंट है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन जो है ये 10 है। अब करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये देखें, पहला शेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम की बात हो रही है। तो बेरिलियम न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। बोरान न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से सो ऑन हम आगे जाएंगे। नाइट्रोजन न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से फ्लोरीन पे आएंगे, न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से नियॉन पे आएंगे, न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज के ऊपर गौर करें कि इनमें नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा। देखिए इसमें भी 2 शेल हैं, इसमें भी 2 शेल्स हैं, इसमें भी 2 है, सो ऑन। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो शेल्स जो है वो चेंज नहीं हो रहे, नंबर ऑफ शेल्स सेम है। जब नंबर ऑफ शेल्स सेम है तो एक और चीज के ऊपर गौर करें, शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? देखें इनर शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, इनर शेल 1 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सब में ऐसे है। यहां तक हम जाएंगे तो इनर शेल जो है 1 है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद 2 है। तो इसका मतलब है चाहे हम इस एलिमेंट की बात करें, चाहे हम नियॉन की बात करें, तो इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है वो सेम है। तो इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो चेंज हो ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे फिर भी एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। गो के शेल्स भी सेम है, शील्डिंग इफेक्ट भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एटम का साइज डिक्रीज होता जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है न्यूक्लियर चार्ज। देखें न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे 3 प्रोटॉन, यहाँ पे 4 प्रोटॉन, 5, 6, 7, 8, सो ऑन नियॉन तक जाएंगे तो 10 प्रोटॉन है। इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर इस कदर ज्यादा नहीं है जिस कदर यहाँ पे है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा है तो फिर एटम का जो साइज है वो लेफ्ट टू राइट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जब साइज डिक्रीज करेगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हो जाएगा। जब न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हो जाएगा तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए क्या होगा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करता है? इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। रीजन क्या है? रीजन इसका यही है। क्या रीजन है? लेफ्ट टू राइट जाते हुए ये काम हो रहे हैं। नो न्यू शेल्स आर एडेड, कोई नए शेल तो ऐड नहीं हो रहे। नो न्यू शेल्स आर एडेड। नंबर 2, जब नए शेल्स ऐड नहीं हो रहे
तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो काफी इफेक्ट करता है हमारे, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो काफी इफेक्ट करता है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए शील्डिंग इफेक्ट सेम है, क्योंकि शेल्स में कोई इजाफा नहीं हो रहा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसको इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा लेफ्ट टू राइट। और नंबर 3 अगर हम देखें तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज एक एक करके बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, गोज ऑन इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। कैसे, यहाँ पे देखें 3 प्रोटॉन है और यहाँ पे कितने हैं, 10 है, तो यहाँ पे 10 प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा है। यहाँ पे 3 है, 4 है, 5, 6, 7, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज करता है तो साइज हमेशा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। साइज ऑफ एलिमेंट, साइज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट का जो साइज है वो क्या करता है, डिक्रीजेज, साइज कम होता जाता है अलोंग डिक्रीजेज अलोंग आ पीरियड, एक पीरियड में साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। जब साइज डिक्रीज करेगा तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना ही होना है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस जिस कदर बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों से करीब होगा तो वो फिर उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें इसका साइज, वैसे यहाँ पे तो मैंने ऐसे बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे साइज इसका छोटा होता है, तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, फिर उसका भी छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे लिथियम जो है वो साइज में सबसे बड़ा है। तो अब इन्हीं रीजंस को लेकर हमारा जो पीरियड के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है ड्यू टू above reasons, ड्यू टू above reasons, above reasons ऊपर वाले रीजंस की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी increases along a period, along a period, एक पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्सेप्शंस या इनोमलीज रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एनर्जी लॉन्ग आ पीरियड। जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैसे हमने कहा था नॉर्मली जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है, लेकिन यहाँ कुछ इस तरह के एनोमलीज आ जाती हैं, कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं जो कि इसको फॉलो नहीं किया जाता। इस चीज को समझने से पहले थोड़ी सी एक और चीज को समझते हैं। देखें हमारे पास ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी का भी एक रोल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। ऑर्बिटल्स जो है वो कौन से हैं, एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल, ये 4 हैं। अच्छा जी, एस ऑर्बिटल जो है इसमें अगर इसको आप कंप्लीटली फिल करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं, और पी जब कंप्लीटली फिल होगा तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी जब कंप्लीटली फिल होगा तो उसमें 10, और एफ को आप कंप्लीटली फिल करेंगे तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात नोट करें कि जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा स्टेबल होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज स्टेबल, हमेशा स्टेबल होते हैं बाकियों की निस्बत। अच्छा जी, कंप्लीटली फिल्ड तो स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड भी स्टेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे P6 है, P में अगर किसी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो कंप्लीटली फिल है, अगर 3 है तो फिर हाफ फिल्ड है। इसी तरह से D में 10 है तो कंप्लीटली है, अगर 5 है तो हाफ फिल्ड है। F में 14 है तो वो कंप्लीटली फिल्ड है, 7 है तो वो हाफ फिल्ड है। तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो भी
स्टेबल होते हैं। एक तो कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल होते हैं और दूसरे जो है वो हाफ फिल्ड भी स्टेबल होते हैं। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर आल्सो, हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होंगे वो भी ऑर्बिटल्स आर आल्सो स्टेबल, ऑर्बिटल्स आर आल्सो स्टेबल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हमेशा स्टेबल होंगे। अब जो ज्यादा स्टेबल होगा जो ऑर्बिटल, उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। जब मुश्किल हो जाता है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उनकी फिर बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे एक पहले पीरियड के कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं। मेरे पास है यहाँ पे लिथियम और उसके बाद है बेरिलियम 4 और उसके बाद है बोरान 5 और इसी तरह से कार्बन, ये इनकी चलो बात करते हैं, लिथियम बेरिलियम बोरान। अच्छा जी, अब यहाँ पे होना तो ये चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बजाहिर ये लगता है कि बोरान जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बोरान से ज्यादा है। गो के बेरिलियम जो है वो लेफ्ट साइड पे है और बोरान जो है वो राइट साइड पे है, लेकिन फिर भी बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बोरान से ज्यादा है। इसकी वजह क्या है, जब हम बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2। अब देखें इसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है s ऑर्बिटल, लेकिन अगर हम बोरान की बात करें तो क्या आ रहा है, एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1। ये तो हाफ फिल्ड भी नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं है। ये जो s ऑर्बिटल है ये यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है इस केस में। तो इस वजह से बेरिलियम जो है वो ज्यादा स्टेबल है बोरान की निस्बत, इसलिए बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो मुश्किल है। यही वजह है कि बेरिलियम जो है ये बोरान से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज more than that of या high than that of high than that of बोरान। बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बोरान से हाई है। रीजन क्या है, रीजन ये है, इट इज बिकॉज बिकॉज दी 2s2 orbital of boron is completely filled, orbital of beryllium is completely filled, completely filled है। और क्या लिखेंगे, and a completely filled orbital is always, जो completely filled orbital होगा, completely filled orbital is always stable, orbital is always stable, हमेशा स्टेबल होता है। ड्यू टू दिस रीजन क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बेरिलियम की बोरान से हाई है। इसी तरह से एक और एक्सेप्शन है पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, नाइट्रोजन जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है। इसी पीरियड में ये भी मौजूद है। अब देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फिर इसके लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ऑक्सीजन है। तो होना तो ये चाहिए था कि नाइट्रोजन जो है, चलो कार्बन से शुरू करते हैं, कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। तो कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी से नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे है। लेकिन यहां नाइट्रोजन से तो फिर ऑक्सीजन का हाई होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन से लो है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे भी रीजन देखें, इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की करें तो 1s2 2s2 2p3, ये क्या आ गया, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 और 2s2 2p
4, ये तो हाफ फिल्ड नहीं है। तो हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो यहां पे क्या है, अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की निस्बत नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है जो है वो हाई है। वाई, इसका रीजन क्या है, रीजन इसके पीछे क्या है, बिकॉज या इट इज ड्यू टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के जो है वो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल की वजह से ऐसे आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और एक्सेप्शन भी है, जैसे हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 और इसी के राइट साइड पे जो है एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम जो है ये, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है एल्यूमिनियम से, गो के एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड राइट साइड पे है। रीजन क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p 6 और 3s2, ये मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं। और अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का कुछ इस तरह से है, एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p1। अब क्या है कि इसका तो कंप्लीटली फील्ड एस ऑर्बिटल है, लेकिन इसका कंप्लीटली फील्ड भी नहीं है, हाफ फील्ड भी नहीं है। तो इसके पीछे भी रीजन यही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हाई देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। क्या रीजन है, बिकॉज ऑफ कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। मैग्नीशियम के कंप्लीटली फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से, s ऑर्बिटल की वजह से मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो काफी हाई है, एल्यूमिनियम की निस्बत हाई है। तो ये कुछ एनोमलीज थे, एक्सेप्शंस थे पीरियोडिक टेबल में, किसके हवाले से, आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से।